नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आनंद मंगल होंगे। तो आपने दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज में कथन निष्कर्ष कथन कार्यवाही पढ़ा। आज उसी सीरीज में एक और नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज उसके बारे में दोस्तों। तो रेडी हो जाओ फटाफट से पेन कॉपी लेकर के, और सारी चीज़ें अब आपके सामने आने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपका राजस्थान 360 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो पहले बात कर लेते हैं अन अकेडमी के बारे में कि अन अकेडमी आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है दोस्तों। डेली लाइव क्लासेज जिसके अंदर एजुकेटर के साथ आप आराम से सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टेस्ट और क्विज कंडक्ट होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलता है पहले से डिफाइन किया हुआ कि कौन सा बैच में कोर्स की क्लास कितने बजे कैसे लगे। चौथा पार्ट है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस में ये है दोस्तों कि आप किसी भी क्लास को यदि मिस कर देते हैं या कोई पढ़ी हुई क्लास है तो आप उसे कितनी भी बार और कहीं भी देख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी भी बार देख सकते हैं। बहुत से टीचर्स से आपको पढ़ने को मिलता है, बहुत ही वेल एजुकेटेड टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं दोस्तों। यदि आप अनअकैडमी पे कोर्स सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये कोड ज़रूर यूज करें, जिससे आपको 10% इंस्टेंट फीस डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। ठीक है। यदि आप 10% डिस्काउंट लेने के बाद यदि आप यहाँ पे फीस देखें तो एक महीने के लिए 1260 है, 3 मंथ के लिए 3150 है। ठीक है। और 6 मंथ की फ़ीस है 5040 है। 12 मंथ की फ़ीस 6300, 6300 रुपये एक साल की फ़ीस है, देखना। और 2 ईयर 24 मंथ की यदि आप देखते हैं तो 7560 रुपये। इसकी कैलकुलेशन यदि आप करते हैं तो ये 315 रुपये पर मंथ आपको पड़ता है। और आप डेली का एवरेज निकालें तो करीबन करीबन 10 रुपये आपको यहाँ से पेड, यानी प्रतिदिन आपको 10 रुपये के हिसाब से पे करना है। तो देख लीजिए कितना इजी है, कितना रिजनेबल है, कितना नॉमिनल चार्जेज में आपको यहाँ पे 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, यानी एक फीस में आप घर में दो तीन भाई बहन आराम से स्टडी कर सकते हैं। एक का सिलेक्शन हो गया, दूसरा उसके ऊपर तैयारी कर सकता है। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन उसके ऊपर रहेगा। तो चलिए आज अपन चलते हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, राजस्थान पुलिस में भी इससे प्रश्न पूछे गए थे, कथन एवं तर्क। तो बहुत से विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन मैसेज आ रहे थे, सर ये कैसे होंगे। तो देख लो भाई, ये कैसे होंगे। अब राजस्थान पुलिस का पेपर तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, आप आगे आरएएस आईएएस का भी एग्ज़ाम देंगे तो ये टॉपिक्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान पुलिस गया तो अब सब कुछ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बहुत सारी एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं। लेटेस्ट आप दिल्ली पुलिस देख लीजिएगा, 27 नवंबर से बता रहे हैं, 27 नवंबर से स्टार्टिंग बता रहे हैं एग्ज़ाम्स की। तो वहाँ आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही एनटीपीसी एग्ज़ाम्स आ रही हैं, वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद पटवार की एग्ज़ाम आ रही है, वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है वैसे देखो तो। बाकी देखो, विद्यार्थी ये सोच ले कि भैया मैंने कर लिया, मुझे जो करना था वो एक अलग बात है उनकी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कथन तर्क, मामला क्या है, कैसा है, बहुत इजी है। सबसे पहले मैं टॉपिक पे बात करूंगा कि ये है क्या। तो मैंने यहाँ लिखा कथन और तर्क। तर्क क्या है, पहले इसके बारे में जब तक पता नहीं होगा, विद्यार्थी क्या करता है, कथन पढ़ता और आंसर देने की तैयारी कर लेता है। तो वैसे में क्या होगा भैया, तुक्का लगेगा।
लग जाए और ना भी लगे। लेकिन आर्गुमेंट क्या होता है, इसे हिंदी में आपसे जाने तो आप इसे कहेंगे राय। राय क्या होती है, जैसे आप इसे दूसरी भाषा में बोले तो आप इसे कहते हैं सलाह। आप इसे क्या कहते हैं, सलाह। किसी से कोई राय मांगी, किसी से कोई सलाह मांगी, तो वो अपनी क्या करता है, अपनी बात रखता है वहां। वो अपनी बात रखता है। बात रखेगा तो भैया, बात रखेगा तो भैया सीधी सी बात है, वो अपना पक्ष बताएगा। बात रखेगा तो वो अपनी बात का क्या करेगा, पक्ष बताएगा। पक्ष और विपक्ष दो चीजें होती हैं तर्क में, हमेशा दो चीजें आएंगी, एक पक्ष और एक विपक्ष। तो क्या होगा, आपको ये दोनों के ऊपर विचार करना है। ये कभी भी ऐसे मत सोच लेना कि पक्ष में बोली गई बात ही सही होगी, विपक्ष में बोली गई बात भी सही हो जाती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पक्ष में बोले तो ही बात सही हो, विपक्ष में बोलेगा तो बात गलत होगी, ऐसा कुछ भी यहाँ पे निर्धारित नहीं होता है। इसका मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो चीज समझनी है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, तो देखते हैं क्या है मामला। पक्ष विपक्ष की बात आपको समझनी है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, और किस बातों का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का जो प्रश्न आएगा वो आपसे किस प्रकार की कंडीशन से पूछना चाहेगा, और आपको किस एंगल से सोचना है और किस तरीके से उसको हल करना है, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। मैं आपकी सोच को वहां तक डेवलप कर सकता हूं, मैं आपको वहां तक की थिंकिंग पहुंचा सकता हूं, लेकिन ये नहीं कर सकता कि भैया हाथ पकड़ के ऑप्शन ए कर दो, ऑप्शन बी कर दो। ये कभी भी नहीं हो सकता। ये ऐसा संभव होता तो सारे विद्यार्थी आज के दिन नौकरी कर रहे होते। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, टॉपिक करने की टेक्निक्स दे सकता हूँ, टॉपिक पढ़ने की करने की सारी सॉल्यूशंस दे सकता हूँ, क्वेश्चन का तरीका बता सकता हूँ, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। पढ़ना है वेरी गुड है, नहीं पढ़ना है तो और भी वेरी गुड है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। पढ़ने वाले पढ़ेंगे, नौकरी लगेंगे, नहीं पढ़ने वाले वहीं घूमते रहेंगे। खेत खलियान खूब पड़े हैं, वो भी तो काम, वहाँ भी तो काम करने वाले चाहिए ना। देखिए, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट बहुत इजी टॉपिक है। पहले बात कर लेते हैं कैसे करना। तो मैंने लिखा तर्क। देखना तर्क कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा एक कथन। वो कथन होगा आपके सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह। 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे, उन प्रश्नों में आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके सामने आपका एक प्रश्न चिन्ह लेकर के आएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क लेकर के आएगा कि भैया क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या वो हो सकता है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन मार्क लेकर के आएगा। अगर ये क्वेश्चन मार्क की कंडीशन आपने अच्छे से पढ़ी, पढ़ोगे तो आपसे सामने दो चीजें निकल कर के आएंगी। बड़े गौर से देखते जाना इन बातों को। दो चीजें निकल कर के आएंगी, या तो कहोगे आप हाँ या कहोगे आप नहीं। जैसे मैंने पूछा आपसे कि क्या सुबह के समय घूमना चाहिए या दौड़ लगानी चाहिए या सुबह जल्दी उठना चाहिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आप हो सकता है उसके हाँ में भी जवाब दें, हो सकता है उसके नहीं में भी जवाब दें। ये तो थिंकिंग पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अपन कहने को कुछ भी कह दें, क्योंकि अपनी जीभ है, अपनी सोच है, जैसे सोचेंगे वैसे बोलेंगे। लेकिन कथन, यहाँ अगर आपको टॉपिक सही करना है तो कथन की रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना कि कथन ने क्या चीज आपसे कहलवाना चाहता है। कथन जो है वो क्या बात आपसे कहलवाना चाहता है, बस अगर इसकी डिमांड समझ गए ना, तो फिर आप चाहे हाँ बोले चाहे ना बोले, आपका सही जाएगा। अब जैसे मैंने पूछा क्या सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए, तो कई तो कहेंगे नहीं, नींद खराब हो जाती है। कई कहेंगे हाँ, सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति में आलस्य नहीं रहता, वो तंदुरुस्त रहता है। अलग अलग सोच है। मैंने फिर कहा जैसी सोच वैसे विचार, टॉपिक भी उसी के ऊपर है।
लेकिन कथन की डिमांड क्या थी वो दी देखनी। आपने पूछा क्या सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो कथन की डिमांड थी हाँ जल्दी उठना चाहिए। तो डिमांड के अनुसार यदि आप बात को ले गए तो ठीक है, नहीं ले गए तो मत ले जाओ, अपने घर में कौन सा घाटा पड़ रहा है। देखिए हाँ अगर बोली है तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, हाँ और नहीं की पहचान से आंसर नहीं होता है। 90% क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाता है, ध्यान से देखना, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हाँ और नहीं के अर्थ को समझने से ही। हाँ और नहीं का मतलब आपने पता कर लिया कि भैया हाँ में जवाब देना है या नहीं में, तो 90% क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो 10% जो मामला बच गया है ना, वो अस्तेशी करता है। वो क्यों करता है देखो, अब हाँ का जवाब है, उसके आगे का जो सेंटेंस है, हाँ इस हाँ के आगे का जो स्टेटमेंट है, ऐसे हाँ और ना सिर्फ ये दो शब्द नहीं देगा, हाँ के आगे एक स्टेटमेंट लिखा होगा और नहीं के आगे भी एक स्टेटमेंट लिखा। अब देखो आपने जवाब दिया हाँ का, समझे ना मेरी बात, आपने हाँ का जवाब दिया, लेकिन आपका स्टेटमेंट जो है ना वो दो तरीके से यहां पे प्रेशर डालता है। स्टेटमेंट क्या करेगा, हाँ को प्रभावी बना सकता है और आपके हाँ की ऐसी तैसी भी कर सकता है, हाँ को अप्रभावी बना। आपसे यहां स्टेटमेंट दिया गया, वो स्टेटमेंट आपके नहीं की बात को प्रभावी बता सकता है और आपके नहीं वाली बात को ऐसी तैसी भी कर सकता है, अप्रभावी बना। कहने का मतलब क्या, आपसे पूछा क्या सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो आपने कहा हाँ, सुबह जल्दी उठने से मनुष्य स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। इसका मतलब आगे जो स्टेटमेंट मैंने बोला है, उस स्टेटमेंट ने आपके हाँ को प्रभावी बनाया। आपके हाँ जो बोला आपने, उस हाँ को क्या किया, प्रभावी किया, मजबूत किया। यानी आगे वाला जो स्टेटमेंट है वो आपकी हाँ वाली बात को क्या कर रहा है, मजबूत बना रहा है, पावर दे रहा है, इसको पुशअप कर रहा है। लेकिन अगर यही सेंटेंस कुछ अलग तरीके से आ जाता, प्रश्न ने वही, कथन तो वही है कि क्या सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो आपसे तुरंत पूछा तो आपने कहा हाँ सुबह जल्दी उठने से नींद खराब हो जाती है। आपने तो कहा था हाँ जल्दी उठना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट कह रहा है कि हाँ सुबह जल्दी उठने से नींद खराब होती है। तो एक्चुअल में क्या था, हाँ तक तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि भैया ये बात सही है, लेकिन स्टेटमेंट ने क्या किया, आपके इस हाँ की ऐसी तैसी कर दी, इसको डाउन कर दिया। मतलब हाँ तो बोला कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, बोले हाँ, लेकिन सुबह जल्दी उठने से नींद खराब हो जाती है। तो जो स्टेटमेंट था ना, उसने आपके हाँ के पावर को कम कर दिया। यानी ये क्या कर रहा है, आपकी इस बात को अप्रभावित। तो जो मैं बात बताना चाह रहा हूं वो ये है दोस्तों कि हाँ और नहीं से आप 90% क्वेश्चन को पकड़ जाते हैं, लेकिन 10% जो मामला है वो आगे के स्टेटमेंट पे रुका रहता है। वो स्टेटमेंट यदि आपके बात को, यदि आप हाँ में उत्तर दे रहे हैं तो उसे प्रभावी बना रहा है या अप्रभावी बना रहा है। देखिए आपको जो यहाँ पे जो आंसर देगा ना, वो भी इसी तरीके से पूछेगा। कथन तर्क एक मजबूत है, तर्क एक मजबूत है, तर्क दो मजबूत है, तर्क एक कमजोर है, तर्क दो कमजोर है, दोनों कमजोर हैं, दोनों मजबूत है। इस प्रकार से आपको तर्क पूछेगा। इस प्रकार की जब तर्क पूछेगा तो मजबूत और कमजोर, तो यानी
आपकी पावर, बाउंस एक पावर दे रहा है नहीं दे रहा सेंटेंस, वो चीज अगर आप पहचान गए तो आपको बिल्कुल, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। पहला काम है अंतर्मन से पूछना है कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, हाँ और ना का जवाब ले लीजिए। अब देखिए कई प्रश्नों में जवाब क्या था, नहीं, यहां पे भी आया नहीं, लेकिन नहीं की बात को प्रभावी और अप्रभावी बनाने वाली सिचुएशन भी सेम वही काम करती। कई बार क्या होता है कि आंसर तो अपन हाँ में ढूंढ रहे होते और मिलता नहीं में। आपसे पूछा जाए कि क्या सुबह है जल्दी उठना चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं, तो आपने देखा कि यार नहीं तो पहले ही गलत हो गया, नहीं तो पहले ही गलत हो गया। समझ रहे बात को? आपसे पूछा जाए कि क्या सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं, तो बोले पहले ही गलत हो गया। लेकिन नहीं, सुबह है पढ़ाई करने से, जैसे आपसे पूछा, सुबह है पढ़ाई करने से मनुष्य का मस्तिष्क मजबूत होता है। बात क्या थी, आपके नहीं की बात को प्रभावित कर दी, लेकिन बात सही है, स्टेटमेंट में बात सही है, लेकिन नहीं की बात को प्रभावित, तो वो कमजोर हो गया। बात में अर्थ दोनों में मिलता जुलता होना चाहिए, प्रभावी बनाने वाला। आप कह कुछ रहे हैं और अर्थ कुछ और दे रहे हैं, तो वो वाली बात यहाँ कॉम्बिनेशन में बैठेगी नहीं। तो इस बात से विशेष इंपॉर्टेंट चीज जो समझ आती है वो ये आती है कि चाहे आप हाँ कहें चाहे आप ना कहें, फिर से सुन लीजिएगा, चाहे आप हाँ कहें या चाहे आप नहीं का आंसर दें, आंसर में आपकी ताकत जो है ना वो हाँ और नहीं का मामला नहीं है। वो जो आपकी ताकत है वो आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको बाउंस बैक कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चीज अगर आप समझ गए, ये चीज अगर आप पकड़ गए तो बेड़ा पार है। कुछ चीजें हैं यहाँ पे जिसके बारे में जानना जरूरी है। पहली बात मैं आपको बता देता हूं, तर्क है ना, तर्क कभी भी स्टेटमेंट को रिपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, कथन की पुनरावृत्ति वाला नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद कर लें। कथन की पुनरावृत्ति वाला नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में जैसा दिया वैसा ही तर्क में दे दिया और वैसा ही मिलता जुलता कुछ पूछ लिया, तो रिपीटेशन वाली बात वहां पे आपको नजर नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात बताता हूं, तर्क के अंदर मैं बार बार आपको कहते हुए आता हूं, एकमात्र, केवल, इकलौता, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ना, एकमात्र, केवल, इकलौता, तो तर्क हमेशा गलत होता है। तर्क क्या होता है, हमेशा गलत होता है। इसका कारण बता देता हूं, एकमात्र, केवल, इकलौता ऐसा शब्द आने पर क्यों गलत होता है। इसका कई बार क्या लॉजिक ध्यान नहीं रहता, तो ध्यान देना। जैसे क्या हुआ, आपने किसी अपने दोस्त को कोई, जैसे आप कुछ भी आइडिया से, जैसे मान लो आपने अपने दोस्त को पैसे उधार दे दिए, क्या किया, पैसा उधार दे दिया, चलो ठीक है भाई दे दिया। अब क्या हुआ कि वो वापिस देने में आनाकानी कर रहा है। आनाकानी करने का मतलब आज देंगे, कल देंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, मतलब किसी प्रकार से टालम टोल कर रहा है। तो आप क्या करते हैं पता है, आप किसी से पूछते हैं यार क्या करूं। इस ए से पूछा आपने यार क्या करना चाहिए, तो ए ने कहा भाई एक ही बात है। ए कहेगा भाई अब तो एक ही रास्ता है, बोले क्या, बोले उसके पापा के पास फोन कर, घर वालों के पास फोन कर।
अगले दिन बी मिला, बी से पूछा, बी पता क्या कहेगा, अब तो एक ही रास्ता है, ठोक दे उसको। फिर सी के पास गया, सी बोला कि अब तो एक ही रास्ता है भैया, प्यार से दे सकता है। यानी आदमी मिले तीन, और तीनों ने छोटे छोटे करके तीन उपाय बता दिए। तो भैया जब आप एक बात बताओ, ये एक ही उपाय बता रहा था इकलौता, ये भी इकलौता बता रहा था, ये भी इकलौता बता रहा था, अरे तो फिर ये तीन कैसे? इकलौता तब होता है जब उसका एक ही मतलब हो, मतलब एक ही हो। लेकिन यहां तो इसके तीन तीन तर्क निकल रहे हैं। तो याद रखना है, इकलौता कुछ नहीं होता, केवल कुछ नहीं होता। इकलौता जैसे मान लो कहते हैं ना कि जैसे कई बार सुना हो कि अब तो एक ही है भाई, भगवान ही बचा सकता है। जैसे कोई अपने कोई सुना होगा कि अब तो एक ही उपाय है कि भाई भगवान ही बचा ले। वो एक नहीं है, वो इकलौता नहीं है। दूसरे से पूछोगे तो वो बताएगा यार क्या पता कोई दवाई ऐसी काम कर दे, अब तो एक ही रास्ता है, कोई दवाई ऐसी काम कर दे। तीसरे से पूछा यार बताइए क्या करना चाहिए, तो वो तीसरा कहता है यार भाई एक बार उस हॉस्पिटल में ले जाके और देख ले। तो कहने का मतलब ये क्या है, मेंटलिटी है। इन चीजों के बारे में, इन सब के बारे में जैसे ही अपन समझने लगते हैं तो ये चीजें आसान हो जाती। इकलौता कुछ नहीं होता है। जैसे किसी के संतान ही एक है तो वो इकलौती है, समझ गए? यह एक ही है, मतलब उससे आगे ना कोई विचार ना कोई सोच, सिंगल है, बस वो बात है। अब जैसे मनुष्य की बात करिए, मनुष्य की सोच एक इकलौती सोच है नहीं, सबकी अलग अलग है। कई बार कह देते हैं कि भैया ये, जैसे दुकान में जाते हो ना, बोले इस मार्केट का इकलौता आदमी है जो ये चीज इतने में बेच रहा है, बाकी तुम मार्केट ट्राई कर लो। अरे भाई दूसरे के पास जाओगे फिर वो यही बात कहेगा, भैया इस रेट में कोई दे दे तो बात करना, अपन इकलौते ऐसे हैं। अरे भाई इकलौता कुछ नहीं होता ना, ये ध्यान रखने की बात है। आर्ग्यूमेंट देते हैं लोग बात। चलिए और बात करते हैं अपन। किसी भी प्रकार की स्थितियां जो आती हैं दोस्तों, वो क्या है, हमेशा याद रहे, कभी भी किसी भी तर्क को देते हुए आपका नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। आपकी सोच जो है वो सकारात्मक होनी जरूरी है। यानी कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हमेशा क्या रखना है? पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है कि सोच हमेशा अच्छे तरीके से, सकारात्मक तरीके से सोचनी है, और उसी के अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना होता है। समझ गए? सकारात्मक थिंकिंग, पॉजिटिव वैल्यू आपको रखनी है हमेशा। एक और बात बताता हूं, कोई भी सरकारी बात हो, सरकार का मामला जहां भी आए, गवर्नमेंट की बात जहां भी हो, किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में, आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है। दूसरी बात, सरकार की किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी अगर हो रही है कि सरकार के पास वो नहीं है, सरकार के पास ऐसी सुविधा नहीं है, समझ गए ना? तो नकारात्मक टिप्पणी अगर कहीं भी हो रही है, नकारात्मक बात जहां से भी निकल रही है, याद रखना, नकारात्मक टिप्पणी जहां भी हो रही है वहां पे तर्क हमेशा गलत होगा। सरकार की बात पे कोई भी नकारात्मक टिप्पणी, अगर किसी ने भी गलती से उंगली उठाई तो उंगली कट जाएगी, याद रखना, मैं बता रहा हूं। मैं तो नहीं काटूंगा लेकिन प्रश्न वाले काट देंगे। नकारात्मक टिप्पणी, नकारात्मक टिप्पणी हमेशा गलत मानी जाएगी। मैं बार बार आपको इसीलिए कह रहा हूं, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए क्वेश्चन में, हमेशा अर्थ आपका सकारात्मकता की ओर होना चाहिए। और गवर्नमेंट की अगर कोई बात आती है तो दोस्तों हमेशा याद रखना, उसकी पॉजिटिव बात जो है वो सही होगी, नकारात्मक टिप्पणी हमेशा गलत होती है। ये कुछ बातें हैं दोस्तों, इस पे आपको गौर करना है। कुछ चीजें हैं जो गौर करने लायक होती हैं। चलिए कुछ बातें और बताता हूं आपको। रेडी हैं सारे?
देख लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। बिल्कुल टकाटक है मामला। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सब कुछ टकाटक चल रहा है ना। आवाज़ वगैरह क्लियर है। सिस्टम सब क्लियर है। सब कुछ ओके है दोस्तों। सब कुछ ओके है। तो देखिए दोस्तों, वापिस आते हैं अपने पार्ट पर। और वो पार्ट अपन पढ़ रहे थे कि एग्जाम्पल के साथ कुछ विशेष नियम अपन देखने वाले हैं। क्या होगा कैसे होगा, तो पहला नियम देख लेते हैं क्या है, कैसे करना है, कैसे होगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति, मैंने पहला पॉइंट लिखा, यदि कोई भी व्यक्ति अपना मत या राय आप बोल सकते हैं व्यक्त करता है, ठीक है। अब वो चाहे व्यक्ति कितना भी बड़े पद पे क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बड़ा मतलब आयु में हो, चाहे वो पद में हो, चाहे वो पैसे में हो, किसी भी रूप से बड़ा हो, किसी भी रूप से। वो अगर मत दे रहा है तो तर्क के अंतर्गत मत या राय हमेशा गलत होगी। ये याद रखना। ये प्रश्न कैसे आएगा उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं, लेकिन पहले ये समझ जाओ कि इसका मतलब क्या है। यदि तर्क जो कथन दिया, कथन के अंदर आपसे तर्क पूछेगा, उस तर्क में जो स्टेटमेंट देता है, उस स्टेटमेंट के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि अपना मत देता है या अपनी राय व्यक्त करने से संबंधित आपको तर्क दिया गया है, तो वो व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो आयु में हो, बुजुर्ग हो, चाहे पद में बड़ा हो, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, चाहे वो पैसे में क्यों ना हो, किसी भी रूप में हो, तो वो तर्क मत और राय के रूप में वो हमेशा गलत होगा। ये याद रखना है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिखा, वो लिखवा देता हूँ आपको कि क्या वर्तमान आर्थिक सुधार कार्यक्रम, ये मैंने छोटे मोटे जोड़ तोड़ के बनाए हैं। आर्थिक सुधार कार्यक्रम हमारे देश में हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था को अत्यंत सुदृढ़, सुदृढ़ मतलब मजबूत कर देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या वर्तमान में जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम है वो हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था को अत्यंत सुदृढ़ कर देंगे या नहीं करेंगे। तो आपको मैंने तर्क में लिखा, जैसे देखना यहाँ पे व्यक्तिगत मत कैसे आता है। नहीं, ए नामक अर्थशास्त्री ने वर्तमान आर्थिक सुधार, ध्यान से देखना इन चीजों को, आर्थिक सुधार कार्यक्रम को भारतीय वातावरण के प्रतिकूल बताया है। अनुकूल तो पक्ष में होता, प्रतिकूल विपक्ष में होता। और दूसरा तर्क ये है कि हाँ, प्रधानमंत्री का भी यही मानना है।
दो चीजें आपके सामने आई, ध्यान से सुनना। आपसे प्रश्न में पूछा, क्या वर्तमान आर्थिक सुधार कार्यक्रम हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था को अत्यंत सुदृढ़ कर देंगे, मतलब मजबूत बना देंगे? तो दो ऑप्शन मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हाँ और नहीं में आएंगे आपके पास, दोनों पे विचार करना। नहीं या हाँ। नहीं के आगे लिखा, ए नामक अर्थशास्त्री ने वर्तमान आर्थिक सुधार कार्यक्रम को भारतीय वातावरण के प्रतिकूल बताया। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने दिया है? ए नामक अर्थशास्त्री। और अभी अभी अपन इस पे बात कर रहे थे कि वो कोई भी व्यक्ति हो, उसका मत यदि वह दे रहा है, वो अपनी राय व्यक्त कर रहा है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे आयु में हो, पद में हो, पैसे में हो। यहाँ पे अर्थशास्त्र की बात हो रही है तो मतलब पद की बात हो रही है, ठीक है। तो वो राय और मत हमेशा ही क्या होगा? गलत होगा। इसका मतलब तर्क ए जो है वो हाँ और नहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके मत की वजह से गलत हो गया। हाँ, प्रधानमंत्री का भी यही मानना, मतलब यहाँ पे कहा कि प्रधानमंत्री का भी यही मत है। मत है मतलब वही मानते हैं। तो यहाँ पे बात प्रधानमंत्री की है, तो कहीं आप भावुक हो जाओ, उल्टा सीधा सोच जाओ कि प्रधानमंत्री सोच रहा है तो सही सोच रहा होगा। मैंने कहा कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह अपना मत व्यक्त करते हुए कोई तर्क में नजर आता है तो वो भी गलत होगा। तो यहाँ पे दोनों तर्क गलत हैं। किसी भी रूप से भावनात्मक स्थिति को यहाँ पे जोड़ के नहीं देखा जाएगा। वो चीज हमेशा याद रखना है, किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थिति में अपना कोई मत व्यक्त करता है, मत अगर व्यक्त करता है तो इस प्रकार की स्थिति लागू होगी ही, ठीक है ना। चलिए एक स्थिति और बताता हूं। सेकंड पॉइंट देखना, तीन चार पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी बातें आएंगी, तो इनको ईमानदारी से पढ़ना है, ईमानदारी से लिखना है, ईमानदारी से एनालिसिस करना है। सारी चीज़ें आपके पास हैं। ईमानदारी से पढ़ोगे तो नंबर आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो चल ही रहा है जुगाड़। क्या दिक्कत आ रही है पढ़ने में यार? जब पढ़ने से काम हो रहा है, ज़िंदगी सेट हो रही है तो पढ़ लेना चाहिए। अब के बात है आगे कि कोई भी प्रकार की सामाजिक, ये छोटे छोटे बिंदु मैंने बनाए हैं किताबों से ढूंढ करके, ये मैंने लिख रखे हैं पेज में, तो वो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। एक एक चीज़ बहुत ही गुणिया चीज़ है जो मुझे लगा कि आप तक ये पहुँचानी चाहिए। सामाजिक है, राजनीतिक है, या कोई धार्मिक है, ठीक है ना। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या किसी भी प्रकार की कानूनी या कोई अन्य, समझ रहे हैं ना, अन्य आधार पर, किसी भी आधार पर, चाहे कोई भी ऐसी प्रकार की स्थिति हो, अन्य आधार पर सर्वमान्य तर्क होना चाहिए। चाहे तो वो सामाजिक रूप से सही हो, राजनीतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, कानूनी रूप या किसी भी आधार पर हो, वो सर्वमान्य तर्क होना चाहिए। और उसका प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, उसका प्रभाव पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब आप कह सकते हैं सकारात्मक होना ही चाहिए। ये कंपलसरी है भाई, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड ही होना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड वहां पे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है इसका, कोई ऐसी प्रकार की स्थिति देखते हैं क्या आना है। सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, कानूनी है, अन्य प्रकार की जो भी सर्वमान्य तर्क हैं वही होने चाहिए, और उसका प्रभाव हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे आपसे पूछा गया, मैंने एक एग्जांपल आपको पेश कर रहा हूं, क्या सरकार को लॉटरी सिस्टम बंद कर देना चाहिए? क्या सरकार को लॉटरी सिस्टम बंद कर देना चाहिए या प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या लॉटरी चलाने पर सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए? इस प्रकार का कोई भी आपसे पूछे, तो तर्क मैंने लिखा है इसके ऊपर, ध्यान से देखना भाई तर्क क्या है।
पहला मैंने लिखा नहीं, इससे जुड़े लोगों का रोजी रोटी बंद हो जाएगा। यानी इससे जो भी लोग बाग जुड़े हैं उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, मतलब वो क्या करेंगे, काम बंद हो जाएगा उनका, बेरोजगार हो जाएंगे। एक और तरह का आपको दिया गया है, ध्यान से देखना। दूसरा तरह का है हाँ, क्योंकि जुआ, लॉटरी है वो जुआ की तरह होती है ना, जुआ खिलाना या खेलना कानूनी अपराध है। देखना, मतलब क्या, सरकार को लॉटरी सिस्टम बंद कर देना चाहिए या लॉटरी खिलाना बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं, इससे जुड़े लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। दूसरा कह रहा हाँ, क्योंकि जुआ खिलाना या खेलना है वो कानूनी अपराध है, सर्वमान्य तर्क है। देखिए, कौन सी स्थिति यहाँ पे सही होगी वो बताना आप। यहाँ पे आपको कहा कि नहीं, इससे जुड़े लोगों की रोजी रोटी की बात नहीं है। ये जो सरकार ने जो लॉटरी सिस्टम है ये क्या करता है, ये एक जुए खिलाने और खेलने से संबंधित है, जो कि प्रतिबंधित है, जो कि प्रतिबंधित है, और एक ये किस प्रकार का है, कानूनन अपराध है। तो एक तरीके से तो ये बात तो गवर्नमेंट की हो रही है, लेकिन इसके ऊपर तर्क है वो पक्ष में आ रहा है, देखो हाँ के पक्ष में आ रहा है, क्योंकि जुआ खिलाना या खेलना दोनों ही कानूनी अपराध हैं। तो यानी ये जो बात है ये क्या हुआ, कानूनी रूप से, देखना, कानूनी अपराध है, तो सर्वमान्य तर्क हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो लिंक है ये कथन को बिल्कुल प्रबलता देता है, कथन को ये बिल्कुल मजबूती देता है, इसलिए यहाँ पे तर्क नंबर 2 जो है दोस्तों वो सही माना जाए, तर्क 2 है वो राइट हो जाएगा। इस प्रकार की कुछ और चीजें देखते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ईमानदारी से देखना, तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। मतलब ये है, आप एक चीज देखते हैं ना, नकल में अकल चाहिए, नकल करने में अकल चाहिए, तो आपको ध्यान रखना नकल नहीं करनी है, नकल नहीं होनी चाहिए। नकल बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। मैंने बहुत से प्रश्नों में इस चीज को अनुभव किया, देखा, समझा, परखा, तब जाके ये चीज पकड़ में आई कि भैया नकल नहीं होनी चाहिए। मैंने जब कुछ प्रश्नों को कंपेयर किया दोस्तों, हो सकता है आप भी ऐसी चीजें एनालिसिस करते होंगे, जब मैं बहुत सी किताबें सामने रख के जब इन चीजों को गहनता से देखता हूँ, एक एक चीज पे डिस्कशन देखता हूँ, तो फिर समझ में आता है कि ये बिंदु हर बार गलत क्यों होता है, या कोई पॉइंट ऐसा आता है जो हर बार राइट ही क्यों होता है, ऐसा तर्क हर बार सही क्यों होता है, ऐसा तर्क हर बार गलत क्यों होता है। तो उसके पीछे आपको बहुत सारा अध्ययन जुटाना पड़ता है, वो मैं आपके लिए सरल करके यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। हो सकता है आप इसको एंजॉय भी कर रहे हो, और हो सकता है आप इसमें क्लास में जुड़ने के बाद वापिस भी जा रहे हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, काम क्या है, पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है वो मत पढ़ो भाई, तो जबरदस्ती थोड़ी ही है। वो तो ना ऑफलाइन हो सकती, ना ऑनलाइन हो सकती, ना माता पिता जबरदस्ती कर सकते, ना मैं कर सकता, ना कोई देश की कोई बड़ी ताकत आपसे साथ जबरदस्ती कर सकती। लेकिन एक चीज है, जीवन में करना पड़ेगा, पड़ेगा जरूर। एक नाम बार बार, एक चीज बार बार, हर बार ये कहता हूं, ये नाम आपको जीवन में साथ चले। अब इससे पहले मैं एक नाम लगा दूं, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। या फिर पढ़ना पड़ेगा, या फिर रोना पड़ेगा, तीनों में से एक काम। अभी पढ़ लिए, ये दोनों काम छूट गए। पढ़ाई नहीं की तो फिर आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। यह भी नहीं किया तो लास्ट में आपको रोना पड़ेगा। तीन चीजें हैं,
अब भैया अगर ये चीज में, इस सीढ़ी में आप गुजर रहे हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। बोले नहीं पढ़े, चलो कोई बात नहीं, आपको कोई ना कोई काम जरूर करना पड़ेगा। अगर जिंदगी को अच्छे से गुजारना है तो कोई ना कोई कार्य जरूर करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नौकरी जरूर करनी पड़ेगी, कहीं ना कुछ आपको अपना जुगाड़ जरूर करना पड़ेगा। अब मान लिया कि भैया अपना तो ये भी सिद्धांत नहीं है, तो फिर लास्ट में रोना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है फिर आपके पास। लास्ट में जब शादी नहीं होगी या हो भी जाएगी, बच्चे बच्चे हो जाएंगे, शादी वादी करोगे, तब रोगे भाई। उनको पालना पोसना बड़ा करना, भैया कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आएंगी। तो इससे बढ़िया ना अभी पढ़ लो, आगे का कोई रोना नहीं, कुछ करना नहीं, नौकरी लगी बात खत्म, बस ड्यूटी करो मौज करो। तो सिंपली बात जो मैं बता रहा हूँ, उन चीज़ों पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से मेरी बातों को समझ पाएंगे। करना तो पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, कब आएगा वो दिन जिस दिन आपको ये अनुभव हो जाएगा, या फिर जिस दिन आपको ये फील हो जाएगा कि भैया आज अब तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना, इससे बढ़िया है मैं आज ही कह रहा हूँ आपसे, तो आज से ही पढ़ाई कर लीजिए ना, पढ़ाई कर लीजिए ना। तो तीसरा है, नकल में अकल होनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार की नकल नहीं आएगी यहाँ पे। जैसे क्या भारत को, जैसे मैं देश के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना, क्या भारत को पॉलीथीन जो चल रहे हैं ना रेगुलर उदाहरण, उसी के जोड़कर मैंने एग्जाम्पल बनाए, हो सकता मैं गलत भी हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं तुम्हें सही सिखाऊंगा। क्या भारत में पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? अब आपके विचार में है हाँ लगाना तो चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, हाँ या ना? तो तर्क में मैं दोनों तर्क दे देता हूं आपको, देखना पहला तर्क क्या कहता है। पहला तर्क में लिखा नहीं, पॉलीथीन की थैलियां बड़ी सस्ती, मैंने मन से उदाहरण बनाया, सस्ती व सुविधाजनक होती हैं। अब बताओ ये बात सही लिखी है गलत लिखी? क्यों भाई? क्योंकि सब्जी लाने जाते हैं तो पॉलीथीन वाला थैली दे देता है, कुछ और लाने जाते हैं तो थैली में पैक करने के लिए देखते हैं, तो अपना कौन सा पैसा लग रहा है थैली का? तो अपने लिए तो सस्ती है, फ्री है, सुविधाजनक भी है। भैया फटाफट लिया घर लाया, फटने का भी कम डर होता है, कागज का पैकेट होता है तो वो जल्दी फट जाता है। दूसरी बात मैंने लिखी, हाँ क्योंकि बहुत से देश ऐसा कर रहे हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे भारत की जगह राजस्थान लिख देता हूँ एक बार, क्या राजस्थान को पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? क्योंकि बहुत से देश की जगह मैं लिख देता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा कर रहा है, मान लीजिए ऐसा कर रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने कि इसमें थोड़ा सा समझने के लिए कि भाई आपको दिक्कत ना हो, आपको दिक्कत ना हो समझने में। मैं किसी और देश से कंपेयर करूंगा, क्या राजस्थान को ओम सॉरी, बस क्या राजस्थान को पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? नहीं, पॉलीथीन की थैलियां बड़ी सस्ती और सुविधाजनक होती है। दूसरा कह रहे हाँ क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा कर रहा है। देखो पहला तो बिल्कुल गलत है, सस्ती और सुविधाजनक होना ये कोई मत नहीं है। इस प्रकार की स्थिति देखिए, पॉलीथीन नुकसानदायक है, तो चाहे अब वो सस्ती हो, चाहे सुविधाजनक हो, चाहे कैसी भी हो, तो ये मत इसके लिए बिल्कुल गलत है। दूसरे में आया हाँ, हाँ तो सही था, क्योंकि अपन सबके जहन में पहला जो आंसर आया थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो अपना पहला आंसर जो आया निकल के वो हाँ ही आया।
लेकिन आगे कह रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा कर रहा है। देखिए मैंने कहा था नकल नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ऐसा कर रहा है तो राजस्थान ऐसा करेगा, ये बिल्कुल गलत है। मैं किसी देश की राज्य की कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं उससे समझने की कोशिश कीजिए कि यूपी ऐसा कर रहा है तो राजस्थान ऐसा करेगा, राजस्थान ये कर रहा है तो यूपी ऐसा करेगा। समझ गए? एमपी में ये हो रहा है तो फिर महाराष्ट्र ये करेगा, कोलकाता ये करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, नकलबाजी नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना? हाँ, अमेरिका में ये हो रहा है तो इंडिया भी ये करेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। याद रखिए ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो उनमें कभी भी नकल की बात अगर हो कि फलाना ऐसा कर रहा है, जैसे आपके घर वाले भी आपको बार बार ये कह देते हैं कि फलाने का छोरा 10 घंटे पढ़ रहा है, इसका मतलब उनका तर्क गलत है ना? फलाने भाई वो 10 घंटे पढ़ रहा है इसलिए मैं 10 घंटे पढ़ूं, ये कंपलसरी नहीं, ये तुक नहीं है, ये तर्क नहीं है। मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, क्यों? मुझे सफलता प्राप्त करनी। पड़ोसी का छोरा क्या प्राप्त करेगा मतलब नहीं है। तर्क पे जाइए, नकल नहीं होनी चाहिए। वो रात को 11 बजे तक पढ़ता है तो मैं 11 बजे तक पढ़ूं? नहीं, मुझे 11 बजे तक इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे सफल होना है। ये चीजें जब तर्क की कंडीशन की बात करनी है, सकारात्मक प्रभाव की बात करनी है, जरूरी नहीं है आप उसकी अच्छी बात कॉपी कर रहे हो तो आप नहीं। तर्क बिल्कुल गलत है। समझ गए ना? जैसे घर वाले नहीं कहते तेरी बुआड़ी छोरी 12वीं क्लास में 90% आया। हाँ बिल्कुल आए तो भैया वो 10 घंटे पढ़ी थी तो तू भी 10 घंटे पढ़ना है, ही नकल नहीं करना। जरूरी थोड़ा 10 घंटे पढ़ने से आ जाएंगे, क्या पता 6 घंटे पढ़ने से ही 90 आ जाए। नकल वाली बात। समझ गए ना? ये चीज याद रखनी है आपको। एक और बात उसके बाद मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा अगले पार्ट से। ये आज की अंतिम बात है। इस पॉइंट के बाद अगले पॉइंट में मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा। वही 50-60 उदाहरण आपको पता है एक टॉपिक में अपने होते हैं तो वो कंटिन्यू अपन करेंगे। ठीक है? एक जो बात है वो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट, जो मैंने एनालिसिस किया वो बातें बता रहा हूं। कथन और तर्क में संबंध डायरेक्ट स्पष्ट होना चाहिए। इनके बीच का संबंध है वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिया गया होना चाहिए। अगर कथन और तर्क में जो रिलेशन है वो स्पष्ट नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी। फिर वो जो बीच की जो दिक्कतें हैं, वो जो समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी और अपन इनके रिलेशन को नहीं पकड़ पाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो कथन और तर्क के बीच का जो रिलेशन गैप है वो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सटीक होना। समझ रहे हैं ना बात को? ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, सारी चीजें आपको करनी है। और कोई भी समस्या आती है आप बिल्कुल बेझिझक पूछते रहिएगा, समझते रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगले पार्ट में सेकंड पार्ट जब आएगा तो उसके अंदर मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन दबा लें। जो अगली क्लास मेरी आने वाली है तो उसका जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन दबा लें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजस्थान 360, मैं विकास चौधरी एक बार फिर से सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को सलाम करता हूँ।